यह कहानी जेरी सेल्वी नाम के एक 62 साल के आदमी की है जो अपनी वाइफ मार्ज के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है। वह पिछले 42 सालों से कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा होता है, मगर इसके साथ साथ वह एक मैथ जीनियस भी है। वह बड़ी से बड़ी और मुश्किल कैलकुलेशंस को भी चंद लम्हों में सॉल्व कर लेता है, लेकिन फैक्ट्री की मैनेजमेंट ने आज तक उसके इस टैलेंट की कोई खास कद्र नहीं की। जिंदगी भर एक ही प्रोडक्शन लाइन संभालने के बाद आज आखिरकार जेरी को रिटायर कर दिया जाता है। उसकी रिटायरमेंट के मौके पर उसका बेटा और डॉटर भी घर आते हैं और तोहफे के तौर पर उसे एक फिशिंग बोट गिफ्ट करते हैं ताकि वह मछली पकड़ने जैसे कामों में मसरूफ रहकर अपना टाइम पास कर सके। लेकिन हकीकत यह थी कि जेरी को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उम्र के हिसाब से वह जरूर रिटायर हो चुका था, मगर अंदर से उसके अंदर अभी भी काम करने की तीव्र इच्छा मौजूद थी। उसकी वाइफ मार्ज, जो उससे बेहद प्रेम करती है, वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वक्त के साथ साथ उसे इस नई जिंदगी की आदत हो जाएगी, मगर जेरी को तो बस यही महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी अचानक रुक गई हो और सब कुछ यहीं खत्म होकर रह गया हो। एक दिन जेरी अपने अकाउंटेंट स्टीव के पास जाता है। स्टीव उसे बताता है कि तुम्हारे रिटायरमेंट का पैसा बैंक में पड़ा हुआ सिर्फ 2% रिटर्न दे रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए जहां लगभग 10% रिटर्न मिल सकता है। स्टीव कैलकुलेटर पर हिसाब लगाना शुरू ही करता है, लेकिन उससे पहले ही जेरी अपने दिमाग में पूरी कैलकुलेशन कर लेता है और तुरंत कह देता है कि पैसा डबल होने में 7.27 ईयर्स लगेंगे, जो उसके अनुसार बहुत ज्यादा समय है। इसीलिए वह स्टॉक मार्केट को एक तरह का गैम्बल करार देकर इसमें इन्वेस्ट करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपने रिटायरमेंट के पैसे को किसी ऐसी जगह लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहता जहां रिटर्न की कोई पक्की गारंटी ना हो। एक महीना गुजर जाने के बाद भी जेरी को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। इस उम्र में कोई उसे जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। वैसे भी वह एक बहुत छोटे से टाउन में रहता था जहां कोई बड़े बिजनेस या मौके भी मौजूद नहीं थे। आखिरकार एक दिन वह हार मानकर अपनी बोट लेकर फिशिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन मछली पकड़ने के बजाय बदकिस्मती से उसकी बोट की मोटर ही खराब हो जाती है। इस पर वह अपनी जिंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन उसी बोट पर निकालने लगता है। इसके बाद अपना दिमाग हल्का करने के लिए वह एक स्टोर में जाकर कॉफी पीने लगता है। इसी स्टोर में लॉटरी टिकट्स भी बेचे जाते थे। आमतौर पर जेरी यहाँ सिर्फ कॉफी पीने के लिए रुकता था, लेकिन आज उसका ध्यान स्टोर ओनर की बातों पर चला जाता है। स्टोर ओनर एक कस्टमर को विनफॉल लॉटरी के रोल डाउन के बारे में समझा रहा था। वह बता रहा था कि जब $2 मिलियन के टिकट सेल होने के बाद भी किसी का जैकपॉट नहीं लगता, यानी किसी के भी 6 में से 6 नंबर्स मैच 6 नहीं होते, तो इस $2 मिलियन प्राइज मनी को बांटने के लिए कंपनी रोल डाउन करती है। इस दौरान 6 में से 5, 4 या 3 नंबर्स मैच करने वाले प्लेयर्स को भी अच्छी खासी प्राइज मनी मिल जाती है। ये बातें सुनकर जेरी के दिमाग में मैथ का कीड़ा जाग उठता है। वह तुरंत विनफॉल लॉटरी का ब्रोचर उठाता है और उसमें लिखे रूल्स और जीतने के चांसेस को ध्यान से पढ़ने लगता है। सब कुछ पढ़ने के बाद वह एक लंबी कैलकुलेशन करता है और जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो वह खुद भी हैरान रह जाता है। अब वह दोबारा अपने अकाउंटेंट स्टीव के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अपना पैसा इस लॉटरी में इन्वेस्ट करना चाहता है। यह सुनकर स्टीव हैरान रह जाता है, क्योंकि कल तक जो आदमी स्टॉक मार्केट को भी गैम्बल कह रहा था, आज वह लॉटरी खेलने की बात कर रहा था। लेकिन जेरी उसे समझाता है कि विनफॉल लॉटरी के सिस्टम में एक बड़ा लूप होल मौजूद है जिस पर आज तक शायद किसी की नजर नहीं गई। इसी लूप होल का फायदा उठाकर वह बगैर रिस्क के काफी पैसा जीत सकते हैं। स्टीव को अभी भी बात समझ नहीं आती, तो जेरी उसे पूरी कैलकुलेशन समझाता है। वह बताता है कि विनफॉल लॉटरी में 6 में से 3 नंबर्स मैच होने का चांस लगभग 24 में से 1 होता है, जबकि 4 नंबर्स मैच होने का चांस लगभग 1500 में से 1 होता है। इसीलिए अगर हम एक साथ टिकट्स खरीदें तो रोल डाउन के दौरान उनमें कम से कम एक ऐसा टिकट निकलने की पूरी संभावना होती है जिसमें 4 नंबर्स मैच होंगे, जिस पर हमें $1000 प्राइज मिलेगा। और उन्हीं टिकट्स में लगभग 36 टिकट्स ऐसे भी होंगे जिनमें 3 नंबर्स मैच होंगे, जिन पर $50 के हिसाब से लगभग $1800 प्राइज मिलेगा। इस तरह अगर हम $2000 इन्वेस्ट करें तो हमें 1000 प्लस 1800 यानी $2800 रिटर्न मिल सकता है, और इस हिसाब से हमें सीधा $800 का प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतनी अच्छी तरह समझाने के बाद भी स्टीव के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वह हैरानी से कहता है कि यह कैसे मुमकिन है। अगर यह इतना आसान होता तो फिर इसे लॉटरी ही क्यों कहा जाता। इस बात पर जेरी हल्की सी नाराजगी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता तुम्हें अकाउंटेंट किसने बना दिया। यह कहकर वह सीधा बैंक चला जाता है और अपने अकाउंट से पूरे $2000 निकाल लेता है। नोट लेते हुए वह कैशियर से जोश में कहता है कि 2 दिन बाद वह वापस आएगा और इस रकम पर 2% एक्स्ट्रा भी जमा करवा देगा। अगली सुबह वह जल्दी तैयार होकर पास के एक दूसरे टाउन के स्टोर में लॉटरी टिकट्स खरीदने जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अपने टाउन के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे डर था कि अगर किसी को इसका पता चल गया तो रेपुटेशन खराब होगी। जब वह दूसरे टाउन के उस स्टोर पर पहुंचता है तो वहां खड़ी एक लेडी को $2000 की गड्डी दिखाकर कहता है कि उसे 2000 विनफॉल टिकट्स चाहिए। 2000 टिकट्स की बात सुनकर वह लेडी पहले तो हैरत से जेरी को देखती रह जाती है, लेकिन फिर वह पैसों की गड्डी लेकर टिकट प्रिंटिंग मशीन से टिकट्स प्रिंट करना शुरू करती है। घर वापस आकर जेरी टीवी पर लॉटरी चैनल
चैनल लगाकर विनिंग नंबर्स नोट कर लेता है। अब उसे अपने 2000 लॉटरी टिकट्स एक एक करके चेक करने थे, लेकिन इसी दौरान उसकी वाइफ मार्ज भी घर के लिए कुछ शॉपिंग करके वापस आ जाती है। उसे लॉटरी वाली बात का पता न चले, इसलिए जेरी घर से बाहर एक स्टोर में जाकर तमाम टिकट्स चेक करता है। जब वह जीते हुए टिकट्स की कैलकुलेशन करता है तो उसे मालूम होता है कि $2000 के लॉटरी टिकट्स खरीदने के बाद भी वह सिर्फ $1628 प्राइज मनी ही जीत पाया है, यानी उसे अब भी $372 लॉस हो गया था। यह देखकर जेरी का चेहरा उतर जाता है और वह हैरान रह जाता है कि आखिर उसकी कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई। शाम के वक्त उनके फैमिली फ्रेंड्स उनसे मिलने घर आते हैं, लेकिन जेरी अब भी उन्हीं ख्यालों में खोया था। उसकी वाइफ मार्ज ये सब नोटिस कर लेती है। जब मेहमान चले जाते हैं तो वह आखिरकार जेरी से पूछ ही लेती है कि असल में बात क्या है। जेरी उसे लॉटरी के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर कह देता है कि उसने सब कुछ करके देख लिया, मगर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और उससे अपना चांस मिस हो गया। मार्ज को लगता है कि वह अपनी रिटायरमेंट की बात कर रहा है, इसलिए वह उसे समझाती है कि अगर कोई चीज अभी तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आगे भी होगी। वह कहती है कि तुम्हें यह बात माननी होगी कि जिंदगी में अगर गुड लक होती है तो बैड लक भी होती है। मार्ज की यह बात सुनकर जेरी कुछ पल सोचता है, फिर अचानक हंसने लगता है। वह उसे थैंक यू कहता है और अंदर चला जाता है। अब उसे एक अहम बात समझ आ गई थी कि दूसरों की तरह वह भी अब तक सिर्फ लक के सहारे ही खेल रहा था। अगले दिन जेरी दोबारा बैंक जाता है। वहाँ वह कैशियर के सामने एक कॉइन उछाल कर कहता है कि अगर इसी कॉइन को हम 1000 टाइम्स उछालें तो यह संभावना होती है कि 60% हेड या 60% टेल आ सकता है, लेकिन अगर इसी कॉइन को 5000 टाइम्स उछाला जाए तो चांसेस लगभग 50% के करीब आ जाते हैं और रिस्क बहुत कम रह जाता है। वह समझाते हुए कहता है कि अगर हम लक फैक्टर को अपनी कैलकुलेशन से दूर रखना चाहते हैं तो हमें सैंपल साइज बढ़ाना होगा। कैशियर को तो कुछ समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जेरी आज अपनी पूरी रिटायरमेंट मनी यानी $80,000 अपने अकाउंट से निकाल लेता है। अगले महीने के रोल डाउन में वह इन पैसों से पूरे 40,000 विनफॉल टिकट्स खरीद लेता है। जब विनिंग नंबर्स डिक्लेयर होते हैं तो वह अपने टाउन के उसी स्टोर में जाकर एक एक करके तमाम टिकट्स चेक करना शुरू कर देता है। 40,000 टिकट्स को एक एक करके चेक करने में उसे काफी समय लगता है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो वह हैरान रह जाता है। $80,000 के लॉटरी टिकट्स खरीदने के बाद उसे पूरे $15,700 नेट प्रॉफिट प्राप्त हो चुका था, जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। घर आकर वह इन पैसों को स्टोर रूम में रखे पॉपकॉर्न के एक बॉक्स के अंदर छिपा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी उस पर नाराज होगी। लेकिन रात को जब मार्ज उससे स्टोर रूम में पड़े एक खाली बॉक्स के बारे में पूछने लगती है तो जेरी को लगता है कि वह पकड़ा गया है, इसलिए वह मार्ज को सारा सच बता देता है कि उसने विनफॉल लॉटरी के एक लूप होल का फायदा उठाकर पूरे $15,000 जीत लिए हैं। साथ ही वह यह भी कहता है कि यह आखिरी बार था और अब वह मजीद कोई पैसा लॉटरी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन $15,000 विनिंग की बात सुनकर मार्ज हैरान रह जाती है और खुशी से कहती है कि उसका तो हमेशा से यही ड्रीम था कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास इतना पैसा हो कि वह अपनी लाइफ को दिल खोलकर एंजॉय कर सके। वह कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी बच्चों का करियर बनाने में, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह अपने लिए भी कुछ करें। जब मार्ज भी लॉटरी में जेरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है तो जेरी का सारा डर खत्म हो जाता है। अगली बार वह मार्ज के साथ अपने ही टाउन के स्टोर से लॉटरी टिकट्स खरीदने जाता है, लेकिन वहां जाकर वह देखता है कि मशीन ही नहीं थी, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरी मशीन लगी हुई थी। पूछने पर स्टोर ओनर बताता है कि कंपनी ने मिशिगन स्टेट में लॉटरी बेचना बंद कर दिया है। अब अगर किसी को टिकट्स खरीदने हैं तो उसे यहाँ से लगभग 10 आवर्स ट्रैवल करके किसी दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा। ये सुनकर उन्हें एक झटका सा लगता है, लेकिन मार्ज अब तैयार थी। इसी दौरान जब वह स्टीव को अपनी $15,000 विनिंग के बारे में बताती है तो स्टीव हंसते हुए कहता है कि अगली बार $1,000 उसके भी लगा देना। अगले दिन जेरी और मार्ज पूरी तैयारी के साथ अपना मिनी ट्रक लेकर लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। वे 10 घंटे का लंबा सफर तय करके दूसरे स्टेट के स्टोर पर पहुंचते हैं। वहां जेरी स्टोर ओनर को पैसे दिखाते हुए कहता है कि उन्हें $60,000 के विनफॉल टिकट्स चाहिए। ये सुनकर स्टोर ओनर पहले तो हैरत से उन्हें देखता रह जाता है, फिर कहता है कि इतने ज्यादा टिकट्स प्रिंट करने में कम से कम 8 घंटे लगेंगे और इतनी देर तक वह सिर्फ यही काम नहीं कर सकता, इसलिए मशीन खुद चलानी होगी। जेरी और मार्ज तुरंत इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तमाम टिकट्स लेने के बाद वे रात को वहीं एक मोटेल रूम में ठहर जाते हैं। मोटेल रूम में ही वे टीवी पर विनिंग नंबर्स देखते हैं और फिर दोनों मिलकर एक एक टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं। सुबह तक वे तमाम टिकट्स चेक कर लेते हैं और जब फाइनल कैलकुलेशन होती है तो जेरी बताता है कि $60,000 निकालने के बाद भी उन्हें $21,000 से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अगली सुबह जेरी अपनी लॉटरी विनिंग का चेक लेकर वापस आता है और मार्ज से कहता है कि उसे डर था कहीं इतने ज्यादा विनिंग टिकट्स देखकर वे लोग प्राइज मनी देने से इनकार न कर दें। लेकिन मार्ज कहती है कि उन्होंने रूल्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, इसलिए किसी को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वह एक सवाल करती है, क्या
सिर्फ हम ही हैं जो इस लूप होल के बारे में जानते हैं? यह बात सुनकर जेरी सोच में पड़ जाता है और फिर सीन बदलता है, जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टाइलर नाम का स्टूडेंट है जो अपने दोस्तों से ज्यादा लॉटरी पर ध्यान दे रहा था, बिल्कुल जेरी की तरह, और उसे भी विनफॉल लॉटरी का यही लूप होल मिल जाता है। वह अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इकट्ठा करके कहता है कि इस लूप होल का फायदा उठाकर वे इतना पैसा जीत सकते हैं जितना शायद स्टडीज मुकम्मल करने के बाद जॉब करके भी न कमा सकें। लेकिन इस लूप होल का फायदा उठाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टिकट्स खरीदने होंगे, इसलिए वह सबको कहता है कि किसी न किसी बहाने से अपने पेरेंट्स से जितना हो सके उतना पैसा मांग कर ले आएं। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज अपने टाउन वापस पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक मार्ज के जहन में एक ख्याल आता है। वह कार रुकवाकर जेरी से कहती है कि जब तुम पहली बार जॉब के लिए इस टाउन में आए थे तो तुम चाहते थे कि किसी न किसी तरह यहाँ के लोगों की मदद की जाए। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि तुम कुछ कर पाते, लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। जेरी तुरंत समझ जाता है कि मार्ज क्या कहना चाह रही है। अगर ज्यादा टिकट्स खरीदने से जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों न अपने टाउन के लोगों का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करवाया जाए। वह मुस्कुराकर इस ख्याल के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे स्टीव की मदद से एक कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवा लेते हैं और अपने टाउन के लोगों को बताते हैं कि इसमें जो जितना मनी इन्वेस्ट करेगा, लॉटरी जीतने के बाद उसे उसी के अनुसार अपना शेयर मिल जाएगा। टाउन के लोगों को जेरी की ऑनेस्टी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे सब उसके साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था वे अपना सामान बेचकर पैसों का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ तक कि जेरी के वे फैमिली फ्रेंड्स भी शामिल हो गए जो पहले लॉटरी को बैन करवाने जैसी बातें करते थे, अब खुद बेचैन थे कि जल्दी से अपना पैसा जेरी के साथ इन्वेस्ट करें। जब जेरी अपनी डॉटर को इस बारे में बताता है तो वह बगैर कोई डिटेल पूछे तुरंत इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपने फादर की तेज माइंड पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसका बेटा इस बात से इनकार कर देता है। आखिर लड़के कहाँ अपने फादर की बात मानते हैं, वे तो हमेशा अपने फादर को पुराने ख्यालों वाला एक बूढ़ा इंसान ही समझते हैं। अब अगले महीने के रोल डाउन गेम के लिए जेरी और मार्ज एक बार फिर 10 घंटे ट्रैवल करके दूसरे स्टेट के उसी स्टोर पर पहुंच जाते हैं और स्टोर ओनर को बताते हैं कि इस बार वे पूरे $4 लाख के टिकट्स प्रिंट करवाएंगे। लेकिन स्टोर ओनर, जिसका नाम बिल था, ये सुनकर कहता है कि इतने ज्यादा टिकट्स प्रिंट करने में तो दिन के साथ साथ रात भी लग जाएगी। वह हंसते हुए कहता है कि देखो, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देने वाली है, इसलिए मुझे फ्री रहना है। इस पर जेरी मुस्कुराकर कहता है कि क्या हो अगर हम तुम्हारे कस्टमर्स नहीं बल्कि तुम्हारे पार्टनर्स बन जाएं। जब वे बिल को अपनी लॉटरी विनिंग और अपने कॉर्पोरेशन के बारे में बताते हैं तो बिल तुरंत इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रात को जेरी और मार्ज स्टोर के अंदर बैठकर मशीन से टिकट्स प्रिंट करते हैं, जबकि बिल बाहर बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लगता है। लेकिन आधी रात के वक्त वह अचानक दौड़ता हुआ अंदर आता है और कहता है कि ये लो, मेरे 2 फ्रेंड्स के पैसे भी आ गए हैं और मेरा तीसरा फ्रेंड अपने घर से पैसे लेने गया है, इसलिए उसके पैसों के टिकट्स भी निकाल लेना। इस तरह इस बार भी उनका पैसा डबल हो जाता है और यह सिलसिला अगले कई महीनों तक इसी तरह चलता रहता है। जेरी और मार्ज हर बार 10 घंटे ट्रैवल करके बिल के स्टोर तक पहुंचते, दिन रात उसके स्टोर में रखी मशीन से टिकट्स प्रिंट करते, फिर अपने मोटेल रूम में जाकर एक एक टिकट चेक करते और आखिर में अपने टाउन के लोगों को खुशखबरी देते कि मनी डबल हो गया है। लेकिन साथ ही जेरी एक और एहतियात भी करता था। वह हारे हुए तमाम टिकट्स को अपने घर के स्टोर रूम में संभाल कर रखता था ताकि अगर कभी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दिन जेरी का बेटा किसी काम से टाउन आता है। लोगों से बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि पूरा टाउन भी लॉटरी जीत रहा है। ये सुनकर वह सीधा घर जाता है, मगर अब उसे समझ नहीं आता कि किस मुंह से कहे कि वह भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि जब जेरी ने पहले उसे कहा था तो उसने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही जेरी खुद कहता है कि जीते हुए मनी में तुम्हारा भी एक शेयर है और उसका अरेंजमेंट मैंने कॉर्पोरेशन शुरू करते वक्त ही कर दिया था। ये सुनकर उसका बेटा हैरत से उसे देखता ही रह जाता है। अब शेयर होल्डर मीटिंग के दौरान जेरी सबको बताता है कि इस बार वे 3 लाख से ज्यादा टिकट्स खरीदने वाले हैं। स्टीव उससे पूछता है कि तुम हर बार पहले से डबल मनी के लॉटरी टिकट्स क्यों खरीदते हो, जिन्हें प्रिंट करने और चेक करने में ही कई दिन लग जाते हैं, तो तुम कम मनी के टिकट्स क्यों नहीं खरीदते। इस पर जेरी मुस्कुराकर कहता है कि यही तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बहाने मुझे करने के लिए एक वर्क मिल गया है। वैसे भी एक ना एक दिन कंपनी को पता चल ही जाएगा कि उनके सिस्टम में एक लूप होल है और फिर वे अपने रूल्स बदल देंगे। इसलिए जब तक हमारे पास पैसा है और जब तक कंपनी को इस बात का पता नहीं चला, तब तक जितना हो सके उतना पैसा विन कर लेना ही समझदारी है। बिल के साथ मिलकर जेरी ने उसका अरेंजमेंट भी कर लिया था। विनफॉल कंपनी ने एक ही लोकेशन पर दूसरी मशीन लगाने से मना कर दिया था, इसलिए बिल ने अपने एक फ्रेंड को भी इस स्कीम में शामिल कर लिया और उसके स्टोर पर दूसरी टिकट मशीन लगवा दी। अब जेरी और मार्ज दोनों अलग अलग मशीन से टिकट्स प्रिंट किया करेंगे, जिससे काम पहले से ज्यादा तेजी से होने लगा। इसी दौरान दिखाया जाता है कि पिछले महीने एक न्यूज एडिटर ने काम शुरू किया। अपनी रिपोर्टर को लॉटरी के बारे में कोई अच्छी न्यूज स्टोरी लाने का काम दिया था, इसीलिए वह रिपोर्टर एक सरकारी ऑफिस में मौजूद अपने सीक्रेट सोर्स के जरिए
एक रिपोर्ट प्राप्त कर लेती है और अपने एडिटर को बताती है कि मिशिगन में जेरी नाम का एक रिटायर्ड वर्कर है जो हर महीने यहाँ आकर प्राइज मनी जीत कर ले जाता है। एडिटर को जेरी के हर महीने लगातार जीतने पर कुछ सस्पिशन होने लगता है, इसलिए वह अपनी रिपोर्टर से कहता है कि इस मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टाइलर अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पहली ही बार में $50,000 लॉटरी प्राइज जीत लेता है। वह सबसे कहता है कि जीतना है, अगर हमें इससे भी ज्यादा पैसा विन करना है तो जो पैसे हमने अभी जीते हैं अगली बार उसके भी लॉटरी टिकट्स खरीदने होंगे। इसके अलावा जितना मुमकिन हो उतना मजीद पैसा अरेंज करना होगा। लेकिन इसी दौरान लैपटॉप पर बैठा उसका एक फ्रेंड बताता है कि एक दूसरा ग्रुप भी है जिसे इस लूप होल के बारे में पता है और वे लोग पहले ही उनसे कहीं ज्यादा पैसा विन कर चुके हैं। ये सुनकर टाइलर पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, क्योंकि विनफॉल कंपनी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि उसने लॉटरी वेबसाइट हैक करके यह इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है और तमाम स्टोर्स की सेल्स रिपोर्ट निकाल ली है और यह भी मालूम कर लिया है कि वे लोग सिर्फ 2 ही स्टोर से टिकट्स खरीदते हैं। ये सुनकर टाइलर कहता है कि इतने ज्यादा टिकट्स सिर्फ 2 मशीन से प्रिंट करने में तो उन्हें पूरा हफ्ता लग जाता होगा। इसका मतलब है कि वे लोग इस वक्त भी वहीं मौजूद होंगे। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज इस वक्त बिल के स्टोर में एनिवर्सरी मनाते हैं। वे अपने जमाने का एक रोमांटिक सॉन्ग चलाकर डांस कर रहे होते हैं। तभी टाइलर और उसका फ्रेंड वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह उनकी एनिवर्सरी के बीच आकर हंसना जेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वह तुरंत उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन टाइलर जाने के बजाय उन्हें एक ऑफर देता है। वह कहता है कि इस उम्र में इतना हार्ड वर्क करना ठीक नहीं है, इसलिए अपना सारा पैसा हमारे ग्रुप में इन्वेस्ट कर दो। इस तरह तुम्हें घर बैठे ही तुम्हारा शेयर मिलता रहेगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की एक पूरी आर्मी है जो टिकट्स प्रिंट करने से लेकर उन्हें चेक करने तक का सारा काम बहुत कम समय में कर सकती है। लेकिन टाइलर यह नहीं जानता था कि जेरी यह सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा था। उसके लिए यह एक ऐसा वर्क था जिसे करने में उसे खुशी मिलती थी। इसीलिए जेरी उसका ऑफर साफ तौर पर रिजेक्ट कर देता है और यह सुनकर टाइलर गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वह न्यूज रिपोर्टर विनफॉल लॉटरी के हेड को रोकती है और उससे पूछती है कि क्या आपको मालूम है कि मिशिगन का एक आदमी हर महीने एक बड़ी प्राइज मनी जीत रहा है। इस पर लॉटरी हेड कुछ नाराजगी के साथ जवाब देता है कि हम स्कूल्स और ऑर्फनेजेस के लिए काफी पैसा डोनेट करते हैं, लेकिन इसके बारे में न्यूज वाले कभी कुछ नहीं लिखते। मगर एक वर्कर चंद पैसे क्या जीत गया। अब सब न्यूज रिपोर्टर्स उसके पीछे ही पड़ गए हैं। उधर स्टोर ओनर बिल का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो रहा होता है। इस डिवोर्स में बिल अपना घर और बाकी लगभग सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर देता है, लेकिन सिर्फ एक चीज वह अपने पास रखता है और वह है जेरी के कॉर्पोरेशन में उसकी इन्वेस्टमेंट। ये देखकर पहले तो उसकी लालची वाइफ बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सारी प्रॉपर्टी मिल गई है। मगर जब वह बिल को खुद से भी ज्यादा खुश देखती है तो उसे हैरानी होने लगती है। जब डिवोर्स फाइनल हो जाता है और वे दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं तो बिल उसे बताता है कि वह हर महीने लॉटरी जीत रहा है। यह सुनकर उसकी एक्स वाइफ गुस्से से उसे देखती ही रह जाती है, जबकि बिल उसे चढ़ाते हुए वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। उधर जेरी की वजह से पूरे टाउन में भी काफी बदलाव आने लगते हैं। एक गरीब ट्रैक्टर ड्राइवर जो पहले मुश्किल से गुजारा करता था अब अपनी आइसक्रीम शॉप खोलने वाला है। इसी तरह स्टीव ने नई कार ले ली और जेरी के टाउन का जो स्टोर ओनर था उसने अपने स्टोर के साथ ही एक नया फ्यूल पंप भी खोल लिया है। दूसरी तरफ एक सुबह जेरी उस स्टोर पर कॉफी पीने जाता है तो देखता है कि टाइलर पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। जेरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर टाइलर कहता है कि ठीक है मत करो, लेकिन अगली बार अगर तुमने लॉटरी टिकट्स खरीदने की कोशिश की तो सोच भी नहीं सकते कि हम तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। वह मजीद कहता है कि याद रखना हम हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम लॉटरी वेबसाइट हैक करके तुम तक पहुंच सकते हैं तो जानकारी भी निकाल सकते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स निकाल कर हम उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कहकर टाइलर उसे धमकी देता है और वहां से चला जाता है। इस बार जेरी वाकई उसकी धमकियों से परेशान हो जाता है। अब वह अपने टाउन के तमाम इन्वेस्टर्स को बुलाकर कहता है कि बदलाव हो गए हैं, विनफॉल लॉटरी के सिस्टम में कुछ बदलाव हो गए हैं, इसलिए अब वे लॉटरी नहीं खरीद सकते। यह कहकर वह मीटिंग से बाहर चला जाता है, लेकिन वहां मौजूद स्टोर ओनर ने जेरी और टाइलर की सारी बातें सुन ली थीं, इसलिए वह असल बात जेरी के बेटे को बता देता है। अब जेरी का बेटा बाहर आकर उससे कहता है कि हार मत मानिए, मैंने बचपन से देखा है कि लोगों ने हमेशा आपको और आपके टैलेंट को नजरअंदाज किया, किसी ने यह नहीं माना कि आप भी कुछ कर सकते हैं। और अब जब आपने खुद को साबित कर दिया है और इस छोटे से टाउन के लोगों को भी बड़ा होने का एहसास दिला दिया है तो चंद कॉलेज स्टूडेंट से डर कर आप हार नहीं मान सकते। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और जेरी जज्बाती होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उधर टाइलर अपने फ्रेंड्स को शहर के विभिन्न हिस्सों
हिस्सों में टिकट्स खरीदने के लिए भेज देता है। उसे लगता है कि अब इस गेम में वह अकेला खिलाड़ी रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ मार्ज जेरी से कहती है कि मैंने आज तक तुम्हें हार मानते नहीं देखा। वह कहती है कि जब तक हम दोनों साथ हैं हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, चलो जाकर लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यह सुनकर जेरी हंसने लगता है और दोनों दोबारा बिल के स्टोर पर लॉटरी टिकट्स खरीदने पहुंच जाते हैं। जब टाइलर के फ्रेंड उसे बताते हैं कि जेरी पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो वह चिल्लाता है। उसकी कैलकुलेशन के अनुसार अगर एक ही गेम में 2 ग्रुप्स एक साथ खेलें तो प्राइज मनी उतनी नहीं बनती जितनी एक ग्रुप के अकेले खेलने से बनती है। उसका फ्रेंड उसे समझाता भी है कि अगर वह खेल रहा है तो खेलने दो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टाइलर अब जेरी को अपना दुश्मन समझ बैठा था, इसलिए वह उसे गेम से बाहर करने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वह अपने फ्रेंड को बताता है कि विनफॉल कंपनी उस वक्त रोल डाउन करती है जब $2 मिलियन के टिकट सेल हो जाते हैं और ऐसा ज्यादातर महीने के आखिरी वीक में होता है। इसीलिए जेरी भी ज्यादातर आखिरी वीक में लॉटरी टिकट्स खरीदता है। लेकिन हमने विनफॉल लॉटरी वेबसाइट हैक कर रखी है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि कब और कितने टिकट सेल हो चुके हैं। इस तरह जब लगभग $2 मिलियन के टिकट सेल हो जाएंगे तो हम तुरंत बाकी के $1 मिलियन के टिकट्स खरीद लेंगे। इससे रोल डाउन वक्त से पहले हो जाएगा और जेरी को मौका ही नहीं मिलेगा। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि $1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, इतने पैसे आएंगे कहां से। तब टाइलर अपने फादर से मिलता है जो एक कॉर्पोरेट लॉयर है। वह उनके कुछ अमीर बिजनेसमैन फ्रेंड्स को यह पूरा प्लान समझाता है। उन्हें कम समय में इतना पैसा अर्न करने का यह प्लान पसंद आ जाता है और वे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद टाइलर अपने तमाम फ्रेंड्स को विभिन्न जगहों पर टिकट्स प्रिंट करने के लिए भेज देता है। लेकिन अपने आप को जेरी से ज्यादा जीनियस साबित करने के चक्कर में इस बार उसने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे खुद भी डर लगने लगा था कि अगर किसी का जैकपॉट लग गया और रोल डाउन हुआ ही नहीं तो इन्वेस्टर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर बिल घबराते हुए जेरी के मोटेल रूम पहुंचता है और बताता है कि इस बार तो दूसरे वीक में ही रोल डाउन हो गया। जेरी तुरंत समझ जाता है कि यह सब टाइलर और उसके फ्रेंड्स की चाल है, क्योंकि वे लॉटरी वेबसाइट हैक करके सब कुछ ट्रैक कर रहे थे। इसके बाद जेरी सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वहां टाइलर अपने फ्रेंड्स के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो टिकट्स भी नहीं खरीद पाए और हम पहले ही विनर बन गए। लेकिन जेरी इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वह यहाँ किसी और मकसद से आया था। वह कहता है कि मैं तो एक रिटायर्ड ओल्ड मैन हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं, शायद इसीलिए मैं टिकट्स खरीदा हूँ। लेकिन तुम स्टूडेंट्स को अभी शायद लॉटरी से कुछ पैसा मिल जाए, मगर तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है। आने वाले समय में तुम्हारी असल मदद सिर्फ तुम्हारी एजुकेशन ही करेगी और इस वक्त तुम्हारे चक्कर में ये सब अपनी स्टडीज भी ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे। जेरी की यह बात सुनकर वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के सिर झुक जाते हैं। इसके बाद जेरी वहां से चला जाता है। बाद में स्टीव और बिल से बात करते हुए जेरी के जहन में एक नया आइडिया आता है। वह मार्ज के साथ मिलकर विनफॉल लॉटरी के हेड से मुलाकात करता है और उसे बताता है कि हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने लॉटरी वेबसाइट हैक करके गेम को अपने हिसाब से रोल डाउन होने पर मजबूर किया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि वेबसाइट पर यह सारा डेटा पब्लिक कर दिया जाए ताकि सबको जीतने का बराबर मौका मिल सके। लॉटरी हेड इस बात से इत्तेफाक कर लेता है। जब टाइलर को पता चलता है कि अब कोई भी विनफॉल लॉटरी को ट्रैक कर सकता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी वह जेरी को हराने की जिद पर कायम रहता है। मगर अगली बार जब वह लॉटरी टिकट्स खरीदने जाता है तो उसके साथ कोई स्टूडेंट नहीं आता। तमाम स्टूडेंट्स फैसला कर चुके थे कि अब वे लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ध्यान देंगे। यह देखकर टाइलर को एहसास हो जाता है कि वह कभी भी जेरी को नहीं हरा सकता। उधर वह रिपोर्टर भी पूरी जानकारी निकालती है। वह जेरी और टाइलर की तमाम लॉटरी विनिंग्स की डिटेल्स निकाल लेती है कि उन्होंने कब और कितने पैसे जीते। एक दिन वह जेरी के हाउस पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर जब उसे मालूम होता है कि जेरी ने यह सब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे टाउन की मदद के लिए किया था, तो वह वापस जाकर यह बात अपने एडिटर को बताती है। लेकिन एडिटर फिर भी इस न्यूज स्टोरी को पब्लिश करने पर अड़ा रहता है। अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जेरी और टाइलर की न्यूज छप जाती है। इसके बाद लॉटरी कंपनी भी एक्शन में आ जाती है। जब जेरी और मार्ज दोबारा टिकट्स खरीदने जाते हैं तो बिल उन्हें न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताता है कि लाइसेंसेस कैंसिल हो गए हैं। कंपनी ने उन तमाम स्टोर्स के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए हैं जहां से जेरी और टाइलर टिकट्स खरीदते थे। उधर टाइलर के फादर भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और अखबार से उसे वही न्यूज दिखाते हुए कहते हैं कि बहुत हो गई तुम्हारी स्टडीज, अब सामान पैक करो और तुरंत घर वापस चलो। दूसरी तरफ जेरी के घर में मार्ज न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि विनफॉल लॉटरी के पुराने सिस्टम को बंद करके कंपनी एक नया सिस्टम शुरू करने वाली है और आज रात का रोल डाउन आखिरी रोल डाउन होगा। मार्ज बाहर गार्डन में बैठे जेरी को देखते हुए कहती है कि जेरी के लिए यह सिर्फ मनी अर्न करने का गेम नहीं था, बल्कि अपने लोगों से कनेक्ट होने
का एक तरीका था। बाहर जेरी भी खामोश बैठा होता है क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा था। तभी अपनी स्पोर्ट्स कार में स्टीव वहां आता है और कहता है कि तमाम शेयर होल्डर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जेरी उसके साथ चला जाता है और रास्ते में कई बार कहता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, कानून के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि सब लोगों ने उसके लिए एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा था। जेरी को देखते ही सब लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और यह देखकर वह जज्बाती हो जाता है। इस बार न्यूज आने की वजह से जेरी और मार्ज ने लॉटरी टिकट्स नहीं खरीदे थे, लेकिन तभी उसका बेटा आता है। वह बताता है कि अगर बिल का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, हमने पूरे स्टेट के विभिन्न स्टोर से पूरा ट्रैक्टर भरकर टिकट्स खरीद लिए हैं। यह सुनकर जेरी और मार्ज बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक आखिरी बार फिर टिकट्स चेक करने का मौका मिल गया था। इसके बाद सब लोग इस शानदार पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं और फिर जेरी और मार्ज खुशी खुशी टिकट से भरे ट्रैक्टर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और इस खूबसूरत नोट के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के आखिर में जेरी और मार्ज की कुछ रियल फुटेज भी दिखाई जाती है क्योंकि यह फिल्म एक सच्ची स्टोरी पर बेस्ड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।